हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। आज की क्लास में बात करेंगे फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए करंट अफेयर्स की। और आज का हमारा रहेगा मार्च 2025 का राजस्थान और भारत का करंट अफेयर, यानी कि नेशनल और स्टेट लेवल करंट अफेयर की बात करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है। 10 प्रश्न आएंगे करंट अफेयर से, जिसमें 5 भारत के करंट अफेयर से आएंगे और 5 ही है राजस्थान के करंट अफेयर से आने वाले हैं। स्पष्ट सिलेबस में दे रखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के करंट अफेयर की, और उसके बाद में बात करेंगे हमेशा की तरह राजस्थान के करंट अफेयर की। तो जैसा कि आपको पता ही है, करंट अफेयर की क्लास में आप देखते हैं बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न यहाँ पर करवाए जाते हैं। तो आज की क्लास को भी हमेशा की तरह पूरा देखना है और एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। राजस्थान करंट अफेयर को विस्तार से पढ़ेंगे और नेशनल करंट अफेयर में जितनी आवश्यकता होगी उसी के अनुसार पढ़ेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में चर्चा में रहे विक्रम 3201 और कल्पना 3201 क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके बारे में क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर बात करें, एक नाम आया है विक्रम 3201 और एक है कल्पना 3201। ये दोनों ही क्या है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर, वो भी 32 बिट के। कितने बिट के? 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका किस में यूज होगा, उपयोग कहाँ होगा? तो अंतरिक्ष अनुसंधानों में इसका उपयोग किया जाएगा। इसका उपयोग अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में किया जाएगा। और ये किसको सौंप दिए हैं? इसरो के लिए इनको विकसित किया गया है। किसके लिए? इसरो के लिए। इसरो ही हमारे अंतरिक्ष में काम करता है। अंतरिक्ष के लिए जो भी हमारे अंतरिक्ष के प्रोग्राम होते हैं उनके लिए इसरो ही काम करता है। अब ये विकसित किसने किए? तो इनके विकास की बात करते हैं, तो किसके द्वारा इनका विकास है वो किया गया? तो विकास की बात करते हैं तो इन माइक्रो प्रोसेसर का विकास एक प्रयोगशाला के द्वारा किया गया, और जिसका नाम है सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला। सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़। इसकी सहायता से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसके द्वारा ये विकसित किया गया। तो क्या ध्यान में रखना है? तो विक्रम 3201, कल्पना 3201 नाम आ रहा है, तो विक्रम से आप ध्यान में रख लेने कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा इनका विकास किया गया। चंडीगढ़ की एक सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के सहयोग से इसका विकास किया गया। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है 32 बिट के। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। 1-2 एग्जाम में पूछा भी गया है ये प्रश्न। तो इसके बारे में इतनी बातें अगर ध्यान में रख लेंगे तो आपका प्रश्न यहाँ से 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य है, वो किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ईडी के पूर्व निदेशक संजय कुमार मिश्रा को आपको इसका क्या बनाया गया है? आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखना। यहाँ पर पहला ऑप्शन आया शिव कुमार कल्याण रमन। पिछली क्लास में भी मैंने इसको आपको बताया था। और इसको किसको बनाया गया है? राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ इसको बनाया गया है। किसको? शिव कुमार कल्याण रमन को। संजय मल्होत्रा की बात करें तो ये क्या है? आरबीआई के गवर्नर है, और ये न्यायाधीश रह चुके हैं संजीव खन्ना। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। संजय कुमार मिश्रा का नाम ध्यान में रखना, किस क्या बनाया गया? आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक मेंबर इनको बनाया गया। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में मार्च 2000, जहां पर भी हाल ही में आए इसका मतलब मार्च का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो मार्च के बारे में ध्यान रखना है। पहले हम इंडिया लेवल के करंट अफेयर की बात करेंगे, बाद में राजस्थान लेवल का करंट अफेयर है वो बात करेंगे। तो आपके लिए दोनों बराबर रूप से महत्वपूर्ण है, दोनों से ही 5 प्रश्न आने वाले हैं। 2025 में किसे भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक
एक तो होता है लेखा महानियंत्रक, एक है आपके रक्षा लेखा महानियंत्रक। किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। तो बताइए, देखें, रक्षा लेखा महानियंत्रक किसे बनाया गया है? तो यहां पर अगर बात करें तो आपको सिर्फ नाम ध्यान में रखना है, मयंक शर्मा। क्या नाम है? डॉक्टर मयंक शर्मा है। इनको आपके भारतीय रक्षा लेखा सेवा के बैच के अधिकारी हैं और इनको क्या बनाया गया? रक्षा लेखा महानियंत्रक बनाया गया है मयंक शर्मा को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नया वित्त सचिव बनाया है? वित्त सचिव किसको बनाया गया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है अजय सेठ को। किसको? अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। ठीक है। त्रिभुवन कांता पांडे की बात करें तो ये आपके सेबी के अध्यक्ष हैं, सेबी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में मार्च 2025 में कौन भारत की पहली महिला विधि सचिव बनी है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के ध्यान रखना। भारत की पहली महिला विधि सचिव है, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है और इसको आपको ध्यान में रखना है। कौन बनी है? तो ये बनी अंजू राठी राणा। कौन बनी? अंजू राठी राणा बनी है, ध्यान में रखें। बानू मुश्ताक की बात करें तो हाल ही में इनकी एक रचना है वो चर्चित थी, हार्ट लैम्प। रचना का नाम क्या है? हार्ट लैम्प है। इसका अनुवाद है दीपा बिष्ट के द्वारा किया गया। इसको कौन सा पुरस्कार मिला है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? खुशहाली इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है ये बताना है। बताइए, देखें। तो यहाँ पर अगर बात करें खुशहाली इंडेक्स की तो ये आपके किसके द्वारा, पहले तो ये पता होना चाहिए किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो जारी करने वाला, जारीकर्ता कौन है इसका? जारी करने वाला है संयुक्त राष्ट्र। नहीं पूछा जाएगा आपको, फिर भी ध्यान में रखना है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। समाधान नेटवर्क, ये इसके द्वारा जारी किया जाता है। शॉर्ट में इसका नाम है UNSDSN। UNSDSN इसको कहा जाता है। बस यहाँ पर जो जो रैंक है वो ध्यान में रख लेना। 96वां रैंक किस में है? तो ये है भ्रष्टाचार सूचकांक में। भ्रष्टाचार सूचकांक, भ्रष्टाचार सूचकांक की करप्शन, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक इसको कहते हैं, वैसे पूरा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इसको कहते हैं इंग्लिश में। 118वां किस में है बताइए, देखें। तो 118वां आपके किस में है? ये खुशहाली में है। खुशहाली इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? हैप्पीनेस इंडेक्स। कौन सी इंडेक्स कहते हैं? हैप्पीनेस इंडेक्स इसको कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, इंग्लिश में भी ध्यान में रखें, हैप्पीनेस इंडेक्स। 131वां किस में है? जेंडर गैप रिपोर्ट में। जेंडर गैप, लैंगिक असमानता रिपोर्ट में 131वां। 99वां किस में है? SDG में 99वां है, सतत डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। इस रिपोर्ट में भारत का 99वां स्थान है। तो ये चारों ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखें। यहाँ आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर मेरी स्पीड धीरे लग रही हो तो आप डबल स्पीड में इसको देख सकते हैं, 1.5 गुना स्पीड में, जैसा भी आपका मन चाहे देखें। अब यहाँ पर अगर बात करें अगले प्रश्न की तो है, मार्च 2025 में जारी वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक कौन सा है? मुक्त भाषण सूचकांक है। पिछले वाला ज्यादा महत्वपूर्ण था, ध्यान रखें। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर इसका इंडेक्स में कौन सा नंबर है बताइए, देखें। मुक्त भाषण सूचकांक की अगर बात करें तो यहाँ पर भारत का नंबर है 24वें स्थान पर है। अब चौथा स्थान किस में है? फायर पावर इंडेक्स में। फायर पावर इंडेक्स के अंदर भारत का कौन सा स्थान है? चौथा है। 115वां किस में है? शांति सूचकांक में। शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 115वां। 130वां किस में है? मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 130वां है। तो देखो मैंने आपके यहाँ पर 6-7 इंडेक्स है वो करवा दी है, तो ये 6-7 ध्यान में रख लेंगे तो 1% तो यहाँ से बढ़ना ही है, आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये आपके अच्छे से इसको इंडेक्स है वो ध्यान में रख लेना, पिछले वाले और ये वाले। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इतिहास का सबसे गर्म वर्ष कौन सा हो सकता है? तो इतिहास का सबसे गर्म वर्ष की अगर बात करें तो ये कौन सा हो सकता है?
तो 2024 ध्यान में रख लेना कि अब तक की जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 है वो गर्म वर्ष माना गया है अब तक का इतिहास का। अगला देखो, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक डॉल्फिन पाई गई हैं। पिछली क्लास में हमने बात की थी सर्वाधिक गिद्ध है वो आपके किस राज्य में पाए गए हैं सर्वाधिक गिद्ध, तो मैंने वहां पर बताया था एमपी के अंदर सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक डॉल्फिन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर देश में पहली बार नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट आई है। कौन सी रिपोर्ट? नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट, नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट आई, और इस रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है कि इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक है वो डॉल्फिन कहाँ है, सर्वाधिक डॉल्फिन। तो सर्वाधिक डॉल्फिन किस राज्य में बताई गई? तो सर्वाधिक डॉल्फिन की अगर बात करें तो ये आपके उत्तर प्रदेश में बताई गई। किसमें? उत्तर प्रदेश में। तो आपको ध्यान में रखना है सर्वाधिक डॉल्फिन कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, और सर्वाधिक गिद्ध पूछे तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये तो भाई दूध उत्पादन में तो भारतीय है, पहले नंबर पे ही रहते हैं हमेशा। तो अभी हाल ही में ये चर्चित थी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि पहला स्थान है भारत का 1998 से लेकर अब तक, 1998 से अब तक भारत का कौन सा स्थान है? आपके पहला स्थान ही रहा है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में 28 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो यहाँ पर कुछ ऑपरेशन दिए गए हैं, इन ऑपरेशंस को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन में ऑपरेशन आया है ऑपरेशन कालनेमी, कहाँ पर चलाया गया? उत्तराखंड में। ऑपरेशन कालनेमी है कहाँ पर चलाया गया? उत्तराखंड में चलाया गया, फर्जी संतों के खिलाफ। किसके खिलाफ? फर्जी संतों के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया गया। ठीक है, ऑपरेशन डेजर्ट हंट कहाँ पर चलाया गया? जोधपुर राजस्थान में। कहाँ पर हुआ है? जोधपुर राजस्थान में हुआ है, ध्यान रखें। ऑपरेशन सरदुआ बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या सीमा सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया, कहाँ पर? राजस्थान की सीमा पर। ठीक है, ऑपरेशन बर्मा है वो आपके म्यांमार की सहायता के लिए, म्यांमार की सहयोग या सहायता हेतु, म्यांमार के सहयोग हेतु चलाया गया ऑपरेशन बर्मा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है मार्च 2025 में किन दो देशों के मध्य खंजर 12, तो आपको तो खंजर से ही ध्यान रखना है, खंजर अभ्यास है वो किस किस के मध्य होता है ये ध्यान रखना है। एक और ध्यान रखना, ये 12वां संस्करण था। कौन सा है? 12वां संस्करण था, और इस ये है वो किस किस के मध्य हुआ ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो भारत और किर्गिस्तान, किसके मध्य? भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ। भारत और नेपाल के बीच में कौन सा हुआ? सूर्य किरण। कौन सा? सूर्य किरण। भारत और कजाकिस्तान के मध्य कौन सा हुआ? काजिंद। कौन सा? काजिंद अभ्यास है वो भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। और यहाँ पर होता है डस्ट लेक, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य कौन सा होता है? डस्ट लेक नाम का अभ्यास होता है, ध्यान में रखें। भारत और कजाकिस्तान के मध्य काजिंद होता है, ये काजिंद पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। खंजर भी पूछा जाता है, ये दो ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पर कुछ अभ्यास है, वन लाइनर के रूप में मैं लेकर आया हूं, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखें। अभी मार्च से अप्रैल के मध्य भारत और रूस के मध्य एक अभ्यास हुआ जिसका नाम है ऑपरेशन या एक्सरसाइज इंद्र। किस किस के मध्य हुआ है? भारत और रूस के मध्य, भारत और रूस के मध्य क्या हुआ है? इंद्र अभ्यास हुआ है। तो इंद्र से ध्यान रखना, INDRA, तो ऐसे इसको ध्यान में रख लेना, इंद्र। इंद्र ऐसे लिखा जाएगा, तो इंद्र के लिए IND का मतलब इंडिया और RA मतलब रसिया, ऐसे इसको ध्यान में रख लेना, ये ध्यान में रखने का ट्रिक है। ठीक, फिर है बोंगो सागर। बोंगो सागर किस किस के मध्य होता है? तो बोंगो सागर की अगर बात करें तो बोंगो सागर आपके भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। किसके? भारत और बांग्लादेश। किस किस के बीच होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच होता है बोंगो सागर। वरुण 2025 की बात करें तो वरुण 2025 है वो आपके किस किस के मध्य होता है?
सबसे पहले तो ध्यान रखें ये हुआ कहाँ है, तो ये आपके हिंद महासागर में हुआ है। जिसकी लोकेशन ज़रूरत है मैं आपको लोकेशन बता दूंगा। कहाँ हुआ है? हिंद महासागर में। किस किस के मध्य हुआ? भारत और फ्रांस के मध्य, भारत और फ्रांस के बीच में हुआ वरुण, भारत और फ्रांस। ठीक है, अगला है सी ड्रैगन। तो सी ड्रैगन अभ्यास की बात करें, ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ है प्रशांत महासागर में। कहाँ? प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में किस किस के मध्य हुआ है? तो ये बहुपक्षीय है, इसमें भारत ने भाग लिया है, ये ध्यान रख लेना। भारत प्लस अन्य देश, भारत और अन्य देश, यानी कि ये एक बहुपक्षीय है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी नहीं है इतना, आप तो ये ध्यान में रखना बंगो सागर और वरुण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, आप बंगो सागर ध्यान में रख लेना, बहुत है। अगला है भारत में वर्तमान में सांसद का मासिक वेतन कितना है? अब देखो ये प्रश्न है ना, ये ऐसा अजीब लगता है कि ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है क्या। ये चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? कि 21 मार्च 2025 यहाँ पर वेतन में क्या हुई है? वृद्धि हुई है, वेतन वृद्धि। किस किस की वेतन में वृद्धि हुई? सांसद और पूर्व सांसद। सांसद ही लिख दें, सांसद जिसमें पूर्व प्लस वर्तमान, इन सांसदों के वेतन में क्या हुई है? वृद्धि हुई। और ये वृद्धि आपके कब से लागू हुई? तो ये 1 अप्रैल बैक डेट में लागू की गई, 1 अप्रैल 2023 से लागू की गई। ठीक है, बैक डेट में इसको लागू किया गया। वर्तमान में संसद, जो सांसद होते हैं उनका वेतन कितना है? तो यहाँ पर वेतन में बढ़ोतरी की गई। सांसदों का पहले मासिक वेतन 1 लाख हुआ करता था पूर्व में, और वर्तमान में 1,24,000 कर दिया गया। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो पूर्व सांसद हैं उनकी पहले ये पेंशन होती थी, पहले है वो इतनी पेंशन होती थी, इसको बढ़ाकर 31,000 कर दिया गया प्रति माह। 31,000 प्रति माह पेंशन है, पूर्व सांसदों की पेंशन। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रश्न को ले लिया थोड़ा, कि आपको ध्यान तो रहे कि आपके सांसद है वो कितना वेतन उठाते हैं महीने का। अगला है भारत का पहला पीपीपी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट किस शहर में स्थापित किया गया? तो यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको कहते हैं सार्वजनिक निजी भागीदारी, ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में स्थापित किया गया। और इंदौर कहाँ पर है आप जानते हो? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये देश का क्या है? भारत का पहला ये पार्टनरशिप वाला है, तो इसलिए इस प्रश्न को हमने शामिल किया, तो आपको भी ध्यान में रखना है। अगला है वर्तमान में भारत की कुल कितनी संपत्तियां यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हैं? तो हाल ही में भारत ने 6 नए स्थलों को संभावित सूची में शामिल किया गया है, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये ऐसे पूछा जा सकता है, आपको ये तो नहीं पूछेंगे 6 स्थल कौन कौन से। तो वर्तमान में 6, अभी हाल ही में मैं बता देता हूँ, हाल ही में 6 स्थलों को, कितने को? 6 स्थलों को यूनेस्को की संभावित यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया है, 6 स्थलों को। कुल कितनी है? तो कुल है 43। कुल कितनी है अपने भारत में? 43 है। इसमें से 35 है वो सांस्कृतिक है, कल्चरल है। क्या है? 35 सांस्कृतिक। 7 क्या है? प्राकृतिक है, नेचुरल। और 1 क्या है? मिश्रित श्रेणी के अंदर आती है, जो कि आपके है कौन सी? कंचनजंगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तो कुल कितनी यूनेस्को विश्व धरोहर है? 43 है, 6 हाल ही में शामिल की गई है। अगला है लचित बोरफुकन, आपके क्या है? लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी। तो इसका हाल ही में क्या हुआ है? लोकार्पण हुआ है। क्या हुआ है? लोकार्पण। तो लोकार्पण कहाँ हुआ है? इसकी बात करते हैं। तो इसका लोकार्पण हुआ है डेर गांव। तो गांव तो आपको ध्यान में रहे या नहीं रहे, आपको राज्य ध्यान में रख लेना, असम। लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी का लोकार्पण कहाँ हुआ है? आपके असम में हुआ है। लोकार्पण किसने किया? तो अमित शाह ने किया। अमित शाह को आप जानते हैं, हमारे क्या है? गृह मंत्री है केंद्रीय। ठीक।
अगला है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया, तो इसका ध्यान में रखना है गुरुग्राम। और गुरुग्राम कहाँ है आप जानते ही हो, हरियाणा में। 2 मार्च 2025 को भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी के द्वारा भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। और किसके द्वारा ये स्थापित किया गया, तो ये आपके स्थापित किसके द्वारा किया गया, तो अहिंसा विश्व भारती इसके द्वारा स्थापित किया गया। अहिंसा विश्व भारती द्वारा स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य। तो ये तो आपको पता ही होगा, भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये है आपके माधव। कौन सा है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, एमपी के अंदर स्थित है। ये भारत का नवीनतम और 58वां बाघ अभ्यारण्य है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से यही आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ। सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 है, वो कहाँ पर आयोजित हुआ ये आपको बताना। तो ये हमारी नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। भारत में आयोजित हुआ है तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, बीच बीच में ऐसे वन लाइनर आपको मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में मार्च 2025 को किसे 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 दिए जाने की घोषणा हुई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखें। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये 2024 का है। इससे पहले 2023 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जिसको 58वें क्रम का कहते हैं, तो 58वां किसको दिया गया, जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार साहब को दिया गया है। जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार साहब, इनको कौन सा दिया गया है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया गया है। ठीक है, पुरस्कारों के बारे में, साहित्य पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसके सारों के बारे में अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा तो भी वहां पर मिल जाएगा आपको। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का दिया गया। अभी वाला जो है वो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। ये क्या है, हिंदी लेखक हैं, आपको ध्यान में रखना है। हिंदी साहित्यकार है, क्या है, हिंदी साहित्यकार है। और इनका संबंध कहाँ से है, छत्तीसगढ़ से है। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं, तो इनको जो ये पहले साहित्यकार हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिले हैं। और हिंदी भाषा के साहित्यकार हैं वो कौन से हैं, ये 12वें क्रम के साहित्यकार हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इनके अगर प्रथम कविता संग्रह, इतना आपको डिटेल में नहीं जाना, फिर भी इनका एक कहानी संग्रह आता है, पेड़ का कमरा, महाविद्यालय, खिलेगा तो देखेंगे, नौकर की कमीज, और दीवार में एक खिड़की रहती थी। ऐसे वो ये सारी चीजें मैंने डिटेल में उस वीडियो में करवाई है, वहां पर आप देख लेना। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल, इनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। इतना रख लोगे ध्यान में तो बहुत है, बहुत ज्यादा है। अगला है, किस फिल्म को 97th एकेडमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर अवार्ड के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो बताइए देखें किस फिल्म को मिला है। 97वें क्रम का एकेडमी या ऑस्कर अवार्ड है वो किसको मिला है, ये आपको बताना है। तो ये मिला है अनोरा को। किसको मिला है, अनोरा को मिला है। ये भी मैंने उस अलग से वीडियो बनाकर डाल दिया है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। अनोरा की अगर बात करें तो सर्वाधिक पुरस्कार मिले हैं, कुल 5 अवार्ड मिले हैं इसको, अनोरा को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो ये आपके निर्देशक छोड़ो, आप सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ध्यान में रख लेना। यहां पर बता देता हूं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि एक्टर। सर्वश्रेष्ठ एक्टर कौन है, तो ये सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड है, ये मिला है एड्रियन ब्रोडी को। किसको, एड्रियन ब्रोडी को मिला। कौन सी फिल्म के लिए, द ब्रूटलिस्ट, जो यहां पर ऑप्शन में भी है, द ब्रूटलिस्ट। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नहीं पूछा जाएगा आपसे इतना, फिर भी थोड़ा ध्यान में रख लेना, माइकी मेडिसिन, माइकी मेडिसिन। ये कौन सी फिल्म के लिए, अनोरा। ठीक है, आप तो बस इतना ध्यान में रख लो
कि 97वां एकेडमी अवार्ड है किसको मिला है, कौन सी फिल्म को वहां पर, तो अनोरा को मिला है। बस सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी, अनोरा। अगला प्रश्न देखो, कौन से या कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, आईफा अवार्ड। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इसका आयोजन है वो राजस्थान में हुआ था। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जयपुर में हुआ। कहां पर हुआ, जयपुर में हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कौन सा संस्करण था इसका, तो ये आपको ध्यान में पूछ ले कि 25वें संस्करण कौन सा था, 25वां पूछ ले। 25वां आईफा अवार्ड है वो कहां पर दिया गया, तो ये जयपुर राजस्थान में दिया गया। और यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड है वो लापता लेडीज को दिया गया। कौन सी फिल्म है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी, यहाँ पर लापता लेडीज। लापता लेडीज है सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी, किरण राव। बिल्कुल गलत, किरण राव सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नहीं, ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं। अभिनेत्री की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी थी, नीतांशी गोयल। कौन है, नीतांशी गोयल। नीतांशी गोयल ये कौन सी फिल्म की है, लापता लेडीज की। लापता लेडीज की अभिनेत्री है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो कार्तिक आर्यन। कौन बना है, कार्तिक आर्यन बना है। और ये फिल्म कौन सी इनकी, भूल भुलैया। कौन सी फिल्म है, भूल भुलैया थर्ड। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना, ये इसका भी उस वीडियो में सारे बताए गए हैं ये डिटेल में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। किरण राव क्या है, निर्देशक है। तो आपका असत्य कौन सा हो गया, सी ऑप्शन ये उत्तर हो जाएगा। आईफा अवार्ड जयपुर में हुआ है, आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखें। इस फिल्म ध्यान में रखना, लापता लेडीज, अभिनेत्री नीतांशी गोयल और अभिनेता कार्तिक आर्यन, फिल्म भूल भुलैया, संस्करण 25वां। बस इतना बहुत है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। अगला है होलबर्ग पुरस्कार। तो ये वन लाइनर है वो, फिर से होलबर्ग पुरस्कार 2025 है वो किसे दिया गया, ये आपको बताना है। तो ये आपको नाम ध्यान में रखना है, एक गायत्री चक्रवर्ती सिपवाक। गायत्री चक्रवर्ती ध्यान में रख लेना, ये क्या है, साहित्यकार है। इनको होलबर्ग पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, गायत्री को। ठीक है, अगला है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024। ये किसको दिया गया, ये दिया गया राम सुतार को। किसको, राम सुतार। इनको तो आप जानते ही होंगे, राम सुतार को। ये क्या है, शिल्पकार है और प्रसिद्ध शिल्पकार है। इनके द्वारा बनाई गई कुछ मैं आपको बता रहा हूं। एक तो आपके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम आपने सुना होगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। बताइए कहां पर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, किसकी मूर्ति है, ये भी आप बताइए। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है और इनके द्वारा ही बनाई गई थी, राम सुतार के द्वारा। इनको 2016 में पद्म भूषण भी दिया गया। 2016 में क्या दिया गया, पद्म भूषण। तो राम सुतार का नाम ध्यान में रखना, महाराष्ट्र भूषण इनको दिया गया। हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार, ये किसको दिया गया, तो हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार की बात करें तो ये आपके दिया गया हरमनप्रीत सिंह को। किसको, हॉकी की खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को दिया गया। ठीक है, प्लेयर ऑफ द ईयर भी इनको माना जाता है, हरमनप्रीत सिंह। वोल्फ प्राइज फिजिक्स, तो इसकी बात करें, वोल्फ प्राइज फिजिक्स है, ये किसको दिया गया, बताइए देखें। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, एक नाम ध्यान में रखना, जैनेन्द्र, जैनेन्द्र के जैन। तो जैनेन्द्र के जैन को दिया गया। तो आपके लिए ये दो महत्वपूर्ण है, एक तो महाराष्ट्र भूषण और एक हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान में रख लेना दो। अब जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है उनको पढ़ना तो है ही, क्योंकि थोड़ा सुना हुआ होगा तो प्रश्न हल करने में आसानी रहती है, इसलिए मैं सारी चीजें आपको जो इंपॉर्टेंट लगती है लेकर आता हूं, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मैं उसको अलग से बता देता हूं आपको। हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2024-25 जीता है, तो रणजी ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये किसने जीती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, विदर्भ ने जीती है। केरल हार गया, विदर्भ जीत गया, ये आपको ध्यान में रखना है। रणजी ट्रॉफी किसने जीती है, विदर्भ ने जीती है। कौन सी बार, तीसरी बार जीती है, तीसरी बार जीत ली है। ठीक है, अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के संदर्भ में सही नहीं है। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये इसका 8वां संस्करण, तो ये इसका 8वां संस्करण नहीं था। कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण था। 8वां नहीं था, 9वां संस्करण था। इसका विजेता भारत रहा, बिल्कुल सही। इसका विजेता कौन रहा? भारत रहा। और इसका मेजबान देश कौन था? पाकिस्तान था। इसका मेजबान कौन था? पाकिस्तान था, आपको ध्यान में रखना है। और पाकिस्तान है, यही अपना फाइनल है, वो टीवी पर देख रहा था, यानी कि अपने देश में ये नहीं देख पाया मैदान के अंदर। अगला है, इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सचिन रविंद्र को चुना गया। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच है और रोहित शर्मा को चुना गया। बस इतना ध्यान में रख लेना बहुत है। फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के मध्य हुआ था, ये भी मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर। फाइनल किस किस के मध्य हुआ? भारत और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के मध्य हुआ फाइनल है, वो किस किस के मध्य हुआ? भारत और न्यूजीलैंड के मध्य हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है। कहां पर हुआ? दुबई क्रिकेट स्टेडियम में, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, यहां पर ये फाइनल है वो खेला गया। ठीक है, ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन या करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपके 9वां संस्करण है। अगला प्रश्न है 23 जनवरी से 22 मार्च 2025 तक खेले गए खेलो इंडिया विंटर गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो देखो, अवार्ड वाला, खेलों वाला, ये सारे मैंने अलग से एक एक वीडियो बना के थोड़ी टाइम में ही समझाया गया, वहां पर पूरा डिटेल से, तो ये आप जरूर उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करें तो ये आपके कहाँ पर आयोजित हुए? तो सबसे पहले तो इसका आयोजन 23 जनवरी से 12 मार्च तक आयोजित हुए। पहला चरण, इसके 2 चरण हुए थे। तो पहला चरण की अगर बात करें तो पहला चरण आपके लद्दाख में आयोजित हुआ, वहां पर लद्दाख में। और सेकंड चरण है वो आपके कहां पर आयोजित हुआ? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में आयोजित हुआ। ये लेह में आयोजित हुआ था और ये कहां पर आयोजित हुआ? गुलमर्ग के अंदर आयोजित हुआ दूसरा चरण। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय सेना ने सर्वाधिक गोल्ड जीते थे और ओवरऑल चैंपियन भी बना था भारतीय सेना। तो इसने क्या जीते? सर्वाधिक गोल्ड। सर्वाधिक स्वर्ण पदक भी किसने जीते? भारतीय सेना ने ही जीते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भारतीय सेना ने कितने स्वर्ण जीते? 7, और 5 रजत और 6 कांस्य जीतकर 18 पदक जीते थे। और शीर्ष स्थान पर भी भारतीय सेना ही रही थी। दूसरे स्थान पर अगर बात करें तो दूसरे स्थान पर रहा था सेकंड नंबर पे हिमाचल प्रदेश। कौन रहा? हिमाचल प्रदेश, और इसने 6 स्वर्ण जीते। कितने? 6 स्वर्ण प्लस आपके इसको क्या ध्यान में रखना है, 6 स्वर्ण इसने जीत लिए। और तीसरे स्थान पर कौन रहा? तो तीसरे स्थान पर आपके कौन रहा? लद्दाख रहा। कौन रहा? थर्ड पे लद्दाख। ठीक है, तो ये ध्यान, पहले स्थान पे भारतीय सेना, दूसरे में आपके हिमाचल प्रदेश और तीसरे में लद्दाख रहा। बस इतना ध्यान में रख लेना कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स में शीर्ष पर कौन रहा? भारतीय सेना। कहाँ आयोजित हुए? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आयोजित हुआ। इसमें से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, दोनों मिलेगा तो दोनों का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, राजस्थान ने कितने स्वर्ण पदक जीते? अब ये आपके खेलो इंडिया पैरा गेम्स आ गया। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स की अगर बात करें तो ये कौन से क्रम के थे? तो ये सेकंड थे, सेकंड क्रम के थे या सेकंड संस्करण इनका था। ठीक है, दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स है। कहाँ पर आयोजित हुए? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इनका आयोजन हुआ। और इसके शुभंकर की बात करें तो इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर आपका उज्ज्वला था। क्या था? उज्ज्वला, जो कि किससे प्रेरित है? गोरैया से प्रेरित है, ये आपको ध्यान में रखना है। और हरियाणा ने यहाँ पर क्या किया था? टॉप किया था। फर्स्ट
फर्स्ट कौन आया? हरियाणा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में फर्स्ट कौन रहा? हरियाणा रहा। इसने 34 यहाँ पर गोल्ड जीते। कितने? 34 गोल्ड जीते। और कुल कितने जीते? तो कुल पदक 104 जीते। ठीक है, कुल पदक किसने जीते? किसने? हरियाणा ने 104 जीते। तमिलनाडु है दूसरे स्थान पर रहा। सेकंड कौन रहा? सेकंड रहा तमिलनाडु। तमिलनाडु। थर्ड पे कौन रहा? तो थर्ड रहा आपके उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर राजस्थान की बात भी करते हैं। तो राजस्थान यहाँ पर कौन से नंबर पे रहा? तो राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान इसमें रहा आपके चौथे स्थान पर। कौन से? फोर्थ नंबर पे रहा राजस्थान। कितने पदक जीते? 22 गोल्ड, 18 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज जीते। कुल मिलाकर कितने? 64 पदक यहाँ पर हासिल किए राजस्थान ने। अब प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान ने कितने स्वर्ण जीते? तो राजस्थान ने कितने स्वर्ण जीते? 22 स्वर्ण जीते। 18 क्या जीते? रजत। 24 क्या जीते? कांस्य। ठीक है, और कुल कितने जीते? 64। और कौन से नंबर पे रहा? चौथे नंबर पे रहा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, खेलो इंडिया आपके विंटर गेम्स है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। विंटर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? पैरा गेम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ये आपके एक प्राइवेट है एजेंसी, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। और ये कौन सा है? स्कॉट उपग्रह। तो उपग्रह का नाम भी आप लिख लीजिए, स्कॉट उपग्रह। कौन सा उपग्रह है? स्कॉट उपग्रह है। और ये आपके किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये एक स्टार्टअप है जिसका नाम है दिगंतारा। कहाँ का स्टार्टअप है? बेंगलुरु का स्टार्टअप है, बेंगलुरु। ठीक है, कहाँ का है? बेंगलुरु का है। इसने आपके ये लॉन्च किया है स्कॉट उपग्रह। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है। दिगंतारा नाम ध्यान में रखना। अगला है, अस्त्र एक स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, इसका विकास किसने किया है? अस्त्र का विकास किसके द्वारा किया गया? ये आपको ध्यान में रखना है। अस्त्र एक स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका विकास किसने किया है? ये आपको बताना है। तो इसका विकास है वो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसके द्वारा इसको डिजाइन और विकसित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फोरम की स्थापना की घोषणा की है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फोरम की स्थापना की। तो ये आपके इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है देसी पशुओं का संरक्षण और संवर्धन। इसका उद्देश्य क्या है? देसी पशुओं का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए बजट कितना है? 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए के बजट से इसको प्रारंभ किया गया, स्थापना करने की घोषणा हुई है। कहां पर स्थापित किया जाएगा? पाली जिले में स्थापित किया जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस हब कहां स्थापित किया जाएगा? अब राजस्थान करंट अफेयर है ज्यादा, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। सिकल सेल वेलनेस हब है वो कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये आपके उदयपुर में स्थापित किया जाएगा। कहां पर? उदयपुर में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उदयपुर के अंदर इसका स्थापना की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2024 कब पारित किया गया? इसके बारे में थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपके कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2024। तो इसकी बात करते हैं। तो ये पारित किया गया 21 मार्च 2025। कब? 21 मार्च 2025 को पारित किया गया। इसके अंदर उद्देश्य क्या है?
तो आपातकाल आपने सुना होगा 1975 में आपातकाल लगा था, और 1975 में आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा करने वाले सेनानियों, रक्षा करने वाले सेनानियों व उनके परिवारों को सम्मानित करना, ये इसका उद्देश्य है। यानी कि उनको गौरव से या जो ये ऐसे गर्व महसूस करवाना, ये इसका उद्देश्य है। 1975 में इमरजेंसी थी, आपको पता ही है। अब इसमें क्या क्या व्यवस्था की गई है ये आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है मासिक पेंशन। क्या है? मंथली है, पेंशन की व्यवस्था की गई है। तो मासिक पेंशन सभी लोकतंत्र सेनानी जो भी एलिजिबल होंगे उनको 20,000 रुपये की मासिक पेंशन है वो दी जाएगी। और प्रत्येक लाभार्थी को क्या दी जाएगी? मेडिकल यानी कि चिकित्सा सहायता दी जाएगी। चिकित्सा सहायता है वो कितनी दी जाएगी? वो आपके 4,000 रुपये मासिक, प्रति माह के हिसाब से 4,000 रुपये मासिक। और क्या दिया जाएगा? और आपके निःशुल्क परिवहन सुविधा, जो रोडवेज है उसके अंदर है, सरकारी जो भी परिवहन सेवा है वहाँ पर निःशुल्क परिवहन की सुविधा है वो दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर इनकी मृत्यु के पश्चात पति या पत्नी जो भी जीवित रहेगा उसको जीवन काल तक चिकित्सा की सहायता और सम्मान राशि है वो दी जाएगी। यानी कि जो आश्रित रहेंगे, आश्रित को भी सहायता दी जाएगी। तो ये 4 चीजें इस विधेयक के अंदर बताई गई है। 21 मार्च 2025 को ये पारित हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में सीनियर वर्ग में सुंदरकांत जोशी अवार्ड है वो किसे दिया गया? सुंदरकांत जोशी अवार्ड है वो किसको दिया गया है? तो ये आपके यहाँ पर कुछ नाम है, यहाँ पर ध्यान रखना, ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो सुंदरकांत जोशी है वो सीनियर कैटेगरी में कौशल्या चौधरी को दिया गया। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौशल्या चौधरी, ध्यान रख लेना। हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति अवार्ड 2025 किसे दिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखें। तो ये अवार्ड दिया गया मंजू बागमार को। किसको दिया गया? मंजू बागमार को दिया गया है नारी शक्ति अवार्ड 2025। नारी गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो नारी गौरव सम्मान की अगर बात करें तो ये किसे दिया गया है बताइए। देखें, नारी गौरव सम्मान, तो ये आपके किसे दिया गया? जूही कुमारी को दिया गया नारी गौरव सम्मान। नारी शक्ति अवार्ड अलग है, नारी गौरव सम्मान अलग है। अगला देखो, लोकानुरंजन मेला। तो यहाँ पर इस मेले की बात करते हैं, कहाँ पर आयोजित हुआ, क्या इसके बारे में ध्यान में रखना है। तो ये आपके राजस्थान, क्यों महत्वपूर्ण है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा ये मेला आयोजित होता है। और ये मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो ये मेला आयोजित हुआ जोधपुर में। कहाँ आयोजित हुआ? जोधपुर में ये मेला आयोजित हुआ, आपको ध्यान में रखना है। अगला है गरीबी मुक्त गांव। तो यहाँ पर अगर बात करें तो अभी भजनलाल शर्मा ने एक योजना शुरू की है और इस योजना का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव, ये योजना शुरू की गई है। और कितने गांवों को गरीबी मुक्त करने की घोषणा की है ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके तहत 5,000 गांवों को गरीबी मुक्त घोषणा की है। 5,000 गांवों को गरीबी मुक्त करने की घोषणा की गई है। क्या की गई है? घोषणा की गई है 5,000 गांवों को। ठीक है, प्रथम चरण के अंदर ये बात की गई है, ध्यान रखना। अगला है घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये आपके राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का आयोजन किया गया और यहाँ पर बताया गया कि कहाँ पर है वो घड़ियाल संरक्षण के लिए
घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो ये इसकी स्थापना की जाएगी सवाई माधोपुर में। कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर के अंदर घड़ियाल रियरिंग सेंटर है, इसकी स्थापना की जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, किसे शेखावाटी शिरोमणि पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यहाँ पर शेखावाटी शिरोमणि पुरस्कार और शेखावाटी भूषण पुरस्कार दोनों ही दिए गए। तो शेखावाटी शिरोमणि की अगर बात करें तो यहाँ पर ओमदास जी महाराज, ग्यारसीलाल जाट और राजीव कुमार पोदार को शेखावाटी शिरोमणि पुरस्कार दिए गए। तो ये आपको ध्यान में रखना, उपयुक्त तो सभी करेक्ट हो जाएगा। शेखावाटी शिरोमणि पुरस्कार किसके द्वारा दिए गए? तो ये पुरस्कार है राज्यपाल के द्वारा प्रदान किए गए हैं, ये भी ध्यान में रखना। राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशनराव बागड़े। तो मैं सीधा इतना ही लिख रहा हूँ, हरिभाऊ बागड़े। अगला है, राज्य में कहां पर खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा? खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की जो है कहां पर खोला जाएगा, ये आप बताइए। तो ये सेंटर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में स्थापित किया जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो यहां पर एक नाम आया है प्रमोद येवले। क्या नाम है? प्रमोद येवले। तो इसको ध्यान में रखना, ये कौन है? तो ये आपके राजस्थान के जो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान RUHS है, इसका क्या बनाया गया है कि कुलपति बनाया गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर इनको नियुक्त किया गया है। राजस्थान में नगर निगम, तो राजस्थान में नगर निगम कितने हैं? 10 है। और कितने नगर निगमों को यहाँ पर समाप्त किया है? तो यहाँ पर कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, कोटा, इनका क्या कर दिया? एकीकृत कर दिया। इनको क्या कर दिया? जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों को एकीकृत कर दिया। अब इन तीनों शहरों में अलग अलग नगर निगम की बजाय एक एक नगर निगम ही होगा। तो पहले 13 थे, अब वर्तमान में कितने हो गए? 10 हो गए, ध्यान में रखना। पहले इनमें 18 अक्टूबर 2019 को डबल कर दिया गया था। अगला है हनुमत सिंह अवार्ड। तो हनुमत सिंह अवार्ड है वो किसको दिया गया? राजस्थान क्रिकेट संघ की पुरस्कार समिति के द्वारा ये दिया जाता है। तो सीनियर वर्ग में हनुमत सिंह अवार्ड दिया जाता है। ये किसको दिया गया, ये आपको बताना है। तो बताइए, देखें, हनुमत सिंह अवार्ड है ये महिपाल लोमरर को दिया गया। किसको? महिपाल लोमरोर को दिया गया पुरुष वर्ग में। ठीक है, पुरुष वर्ग में महिपाल को दिया गया। इतना कोई ज्यादा चर्चित नहीं है, बस इतना ध्यान में रखना बहुत है। स्वदेश दर्शन 2.0, तो यहाँ पर राजस्थान का कौन सा मंदिर शामिल है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस योजना में हमारा एक मंदिर शामिल है और वो कौन सा है? श्री खाटू श्याम मंदिर। तो बोलिए खाटू श्याम बाबा की जय। तो श्री खाटू श्याम मंदिर सीकर है, वो इस योजना में शामिल है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, इस बार राजस्थान दिवस कब मनाया गया? तो ये तो बहुत ही आसान सा है। राजस्थान दिवस है वो कब मनाया गया? तो राजस्थान दिवस है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया गया। और वैसे कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। तो 30 मार्च को प्रतिपदा थी तो मना लिया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 25वां राष्ट्रीय दिव्य कला मेला। 25वां राष्ट्रीय दिव्य कला मेला का आयोजन कहां पर हुआ? तो इसका आयोजन हुआ आपके उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में इसका आयोजन हुआ है, टाउन हॉल परिसर उदयपुर में। ये इसका कौन सा 25वां संस्करण था, ये वैसे लिखा हुआ ही है यहाँ पर। कृष्णा नागर, तो कृष्णा नागर के बारे में आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने अभी आपके 3 पदक जीते हैं। कौन कौन से? तो किस में जीते हैं? सबसे पहले तो ये बात करते हैं स्पेन में आयोजित स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025, ये कहाँ आयोजित हुई? स्पेन में आयोजित हुई। तो इनका संबंध किससे? पैरा बैडमिंटन से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इन्होंने कृष्णा नागर ने मिश्रित किसमें?
मिश्रित युगल में। तीनों प्रकार के, पहले इन्होंने 2020 के पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता था, तो अभी आपके इन्होंने स्वर्ण भी जीता है और क्या, रजत भी जीता है और कांस्य भी जीता है। ये तीनों पदक यहाँ पर जीते हैं कृष्णा नागर। तो आपको ध्यान में रखना है कि कृष्णा नागर का संबंध किससे, पैरा बैडमिंटन से। बस इतना ध्यान में रखना खूब है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, ये देश की पहली विधानसभा है, देश की पहली विधानसभा जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की निर्माण किया गया है। और ये कौन सी विधानसभा है, राजस्थान विधानसभा जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण किया गया है। अगला है राष्ट्रीय किसान और गोपालक सम्मेलन। तो राष्ट्रीय किसान और गोपालक सम्मेलन की अगर बात करते हैं तो ये कहां पर आयोजित हुआ, ये आपको बताना है। तो ये आपके सांगानेर जयपुर में आयोजित हुआ। कहां पर, सांगानेर जयपुर। तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ध्यान में रखें आपके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और कृष्णा नागर। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू तेरे मेरे सपने, एक पहल है तेरे मेरे सपने। और ये पहल कैसी है, तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग ने विवाह से पहले परामर्श केंद्रों के लिए एक पहल शुरू की है, तेरे मेरे सपने। और इसमें राजस्थान में 2 केंद्र खोले जाएंगे। कहां पर, बीकानेर और उदयपुर। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को इसकी शुभारंभ किया गया और महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन शुरुआत की गई। किसने शुरुआत की, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो तेरे मेरे सपने पहल किसने शुरू की, राष्ट्रीय महिला आयोग ने। इसके तहत बीकानेर और उदयपुर 2 जगह पर सेंटर खोले जाएंगे राजस्थान के अंदर। और ये क्या करेंगे, शादी से पहले युवाओं को मानसिक और भावनात्मक और सामाजिक रूप से चर्चा या उनको तैयार करने के लिए कार्य किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखो, ऑल इंडिया पुलिस कबड्डी क्लस्टर, ऑल इंडिया पुलिस कबड्डी क्लस्टर राजस्थान पुलिस ने कौन सा पदक जीता है। तो राजस्थान पुलिस की तरफ से यहाँ पर किसने भाग लिया, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है एक नाम, संगीता चौधरी। क्या नाम है, संगीता चौधरी। इन्होंने यहाँ पर आपके भाग लिया और पदक हासिल किया। कौन सा, स्वर्ण पदक हासिल किया संगीता चौधरी ने। कोई खास विशेष नहीं। अमृत सरोवर, ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान में रखना है कि अमृत सरोवर है वो आपके राजस्थान ने कितने अमृत सरोवर बनाए हैं। तो राजस्थान ने 3138 अमृत सरोवर बना दिए और इसी के साथ देश में चौथे स्थान पर रहा, देश में चौथा स्थान प्राप्त किया। किसने, राजस्थान। ठीक है, ये ध्यान में रखना, राजस्थान ने इतने बना दिए और देश में कौन सा स्थान मिला, चौथा स्थान। अगला है डोलची होली। तो डोलची होली कहाँ की है, कहाँ की प्रसिद्ध है डोलची होली। तो डोलची होली आपके ध्यान में रखना कहाँ की है, दौसा की। कहाँ की प्रसिद्ध है, दौसा की। मार्च में होली होती है तो आपको ध्यान में रखना है डोलची होली कहाँ की प्रसिद्ध है, दौसा में। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत, तो 24 मार्च 2025 को विश्व टीबी दिवस मनाया गया और राजस्थान को टीबी उन्मूलन की दिशा में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। और इसी अभियान के तहत 2023 में भी 586 ग्राम पंचायतों को, 2023 में 586 ग्राम पंचायत और अभी 2024 में 3355 ग्राम पंचायत, इनको क्या है, टीबी मुक्त घोषित किया है। टीबी मुक्त, ये ग्राम पंचायतें क्या हो चुकी है, टीबी मुक्त है, वो घोषित हो चुके हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2025 के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कौन सा युग्म सही है। सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य श्रेणी, विरासत के अंदर किसको मिला है, आमेर किला को अवार्ड मिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। पर्यटन अवार्ड, पर्वतीय श्रेणी में कुंभलगढ़ को मिला है, पाक कला श्रेणी में बीकानेर को मिला है। पाक कला श्रेणी को क्या कहते हैं, बेस्ट क्लिनरी अवार्ड, क्लिनरी डेस्टिनेशन।
क्लिनरी डेस्टिनेशन। पाक कला और क्लिनरी डेस्टिनेशन में किसको मिला? बीकानेर को मिला है। उपयुक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित पाटली नदी कहाँ पर है? तो पाटली नदी क्यों चर्चित है ये पहले तो पता होना चाहिए। तो पाटली नदी का जीर्णोद्वार करने की घोषणा की है किसने? शिक्षा मंत्री जी ने। और ये पाटली नदी आपके कहाँ पर स्थित है? कोटा में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोटा के अंदर स्थित है। 37 किलोमीटर लंबी है, जो मध्य प्रदेश से आती है, राजस्थान में प्रवेश करती है और 12 किलोमीटर का प्रवाह क्षेत्र है और राजस्थान में है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये नदी 12 किलोमीटर है राजस्थान में, पाटली। ठीक है, और ये है आज का अंतिम प्रश्न, बीजासन माता रोपवे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न, अति इंपॉर्टेंट है। बीजासन माता रोपवे, तो ये रोपवे लगाने की मंजूरी दी, किस जिले में स्थित है? तो ये बीजासन माता का रोपवे है, बूंदी जिले में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था आज का सेशन। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी कोई भी सुझाव हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, जो चाहें आप बता सकते हैं। बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आपके सामने उपलब्ध है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।